आज मैं आपको एक ऐसी खबर समझाने जा रहा हूं जो पहली नज़र में सिर्फ एक डिप्लोमेटिक समिट लग सकती है, लेकिन मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में ये खबर आने वाले 10 से 15 साल के भारत की वेल्थ क्रिएशन स्टोरी को डिफाइन कर सकती है। वो न्यूज़ है जापान इनकॉर्पोरेशन विथ पीएम सनाई टाकीची। सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर सीरियस बिजनेस के लिए इंडिया आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, असल सवाल ये नहीं है कि जापान भारत आ रहा है। असल सवाल ये है कि जापान भारत में ढूंढ क्या रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एक इंडियन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के रूप में हमें कहाँ नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पैसा वहीं बनता है जहाँ दुनिया का स्मार्ट मनी फ्लो करता है। और अभी दुनिया का स्मार्ट मनी भारत की तरफ देख रहा है, जापानीज़ मनी भारत की तरफ देख रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। जापान के प्रधानमंत्री सनाई टाकीची जुलाई में भारत आ रही हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये समिट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, यानी गुवाहाटी असम में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और उसके साथ उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ लगभग 50 बड़े बिजनेस लीडर्स भी आ रहे हैं। इनमें सुजुकी मोटर्स, टोयोटा और बहुत सारी जो जापानीज़ टॉप टेक कंपनियां हैं, उनके सीईओ, उनके हेड्स इस समिट में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वो घूमने नहीं आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। ये एक बिजनेस डिप्लोमेसी है और बिजनेस डिप्लोमेसी हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल डिप्लॉयमेंट इंडिकेट करती है। लेकिन जापान को भारत में इतना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसका एक ही शब्द में जवाब है, रिस्क ऑफ चाइना। ये एनालाइज करने की ज़रूरत है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बहुत बड़ी गलती समझी। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना डिपेंडेंट हो गई, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, रेयर अर्थ हो, बैटरी मटेरियल हो, सोलर सप्लाई चेन हो, फार्मा इंग्रेडिएंट्स हो, सब कुछ चीन के हाथ में था। अब अमेरिका, जापान, यूरोप और इंडिया सभी सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं और इस डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन बन सकता है? इंडिया। अब समझिए, इस इंडिया जापान इकोनॉमिक सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। 5 सेक्टर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा जापानीज़ का। सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स। अब इनको एक एक करके स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। पहला मेगा अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, एंड दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। दोस्तों, सेमीकंडक्टर आज के समय का नया तेल है। वही रोल था पहले ऑयल रिवॉल्यूशन में जो अभी सेमीकंडक्टर का है। आज दुनिया चिप्स के बिना रुक जाएगी। कार्स नहीं चलेगी, फ़ोन्स नहीं बनेंगे, एआई नहीं चलेगा, डेटा सेंटर्स रुक जाएंगे, डिफेंस सिस्टम्स अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए इंडिया और जापान सप्लाई चेन पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं सेमीकंडक्टर के फील्ड में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि असम तेजी से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। अब आपको नज़र किन सेक्टर्स पर रखनी चाहिए? मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन थीम्स बता रहा हूं आपको। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में ध्यान रखिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, चिप पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, स्पेशलिटी केमिकल्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, डेटा सेंटर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। याद रखिए, चिप फैक्ट्री में सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होती है, उसके आसपास पूरा इंडस्ट्रियल सिटी बनता है। दूसरा मेगा अपॉर्चुनिटी जो है वो है क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में। और दोस्तों, अगर 21वीं सदी तेल थी तो 22वीं सदी क्रिटिकल मिनरल्स की होगी। क्रिटिकल मिनरल्स कौन कौन से? जैसे लिथियम, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ्स। इनके बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनेंगी, बैटरीज नहीं बनेंगे, सोलर पैनल्स नहीं बनेंगे, विंड टर्बाइंस नहीं बनेंगी।
आज चाइना रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में डोमिनेंट पोजीशन रखता है और इसी डिपेंडेंस को कम करने के लिए इंडिया और जापान साथ में आ रहे हैं। एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको कहाँ ध्यान रखना चाहिए? थीम्स पर ध्यान रखिए। माइनिंग इकोसिस्टम, कॉपर वैल्यू चेन, स्पेशलिटी मेटल्स, बैटरी मटेरियल्स, रिसाइकलिंग कंपनीज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगले 15 सालों में रॉ मटेरियल सिक्योरिटी बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और तीसरा मेगा अपॉर्चुनिटी जो नज़र आता है वो है एआई और टेलीकॉम। यहाँ मतलब बेसिकली इसकी बात बहुत कम होती है और खासकर इस समिट के कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया और जापान एआई, टेलीकॉम नेटवर्क्स और एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में पार्टनरशिप बढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों, एआई सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है, एआई एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है। एआई के लिए चाहिए हमें डेटा सेंटर, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एंड चिप्स, पावर सप्लाई, नेटवर्क कनेक्टिविटी, कूलिंग सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी। ये एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा चौथा मेगा अपॉर्चुनिटी है क्लीन एनर्जी। जो मैंने कहा कि दोनों देश मिलकर फोकस कर रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में साथ बढ़ाएं। तो दोस्तों, अभी ये शुरुआती स्टेज है, लेकिन 2035 और 2040 की दुनिया इसी दिशा में जा रही है। अगर भारत एनर्जी इंपोर्टर से एनर्जी एक्सपोर्टर बन गया तो भारत की इकोनॉमी का पूरा इक्वेशन बदल जाएगा। इसके अलावा पांचवी मेगा अपॉर्चुनिटी फार्मा सेक्टर में। कोविड ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखा दिया कि मेडिसिन सप्लाई चेन को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। अब भारत और जापान फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन सिक्योरिटी पर काम कर रहे हैं साथ में। ये एक अलग एजेंडा है। भारत पहले ही दुनिया की फार्मेसी कहलाता था, अब वैल्यू एडिशन का अगला चरण शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी कहानी असम क्यों है? इस सवाल का जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस पे कम लोग फोकस कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिर्फ टूरिज्म डेस्टिनेशन नहीं रहने वाला है, ये स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बन सकता है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये आसियान मार्केट के बेहद करीब है और भारत लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया के गेटवे के रूप में डेवलप करना चाहता है। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करें इस पूरी कहानी का। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में फोमो बिल्कुल मत कीजिए। कल सेमी कंडक्टर सुनकर सेमी कंडक्टर स्टॉक्स मत खरीद लीजिएगा प्लीज़। कल हाइड्रोजन सुनकर हाइड्रोजन स्टॉक्स मत खरीद लीजिए। इसकी बजाय एक वॉच लिस्ट बनाइए। ये जो 5 थीम्स लिखिए आप, जो मैंने कही, सेमी कंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और फार्मा, और अगले 10 साल इन थीम्स को ट्रैक कीजिए। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग जो आज के वीडियो की है, वेल्थ क्रिएशन हेडलाइंस को देखकर नहीं, ये नहीं कि समिट में ये फाइनलाइज हो गया, आज ही जाकर ब्लाइंडली सारा का सारा पैसा उस कंपनी में डाल दिया। वेल्थ क्रिएशन ट्रेंड को पहचाने। ये ट्रेंड धीरे धीरे अनरावल करेगा, जो मैंने बताया, धीरे धीरे डेवलप करेगा और हमें भी धीरे धीरे इसमें एंट्री लेनी होगी। और ट्रेंड अभी बहुत साफ दिखाई दे रहा है। दुनिया सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी चल रही है और भारत उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। तो अंतिम बात यह है कि सुजुकी, टोयोटा और ये सब जो जापानीज सीईओ आ रहे हैं, पूरी कॉरपोरेट लीडरशिप जो भारत आ रही है, वो शायद यहाँ सिर्फ एक समिट करने नहीं आ रहे हैं, शायद ये आने वाले दशक का इंडिकेशन देने आ रहे हैं। और याद रखिए, मार्केट में पैसा वहीं बनता है जहां दुनिया 2035 को देख रही है, जबकि आम आदमी अभी भी 2026 के टारगेट से ढूंढ रहा है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव मैक्रो इकोनॉमिक वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख कर बताइए क्या जापान इंडिया पार्टनरशिप अगले 10 साल की सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएशन स्टोरी बन सकती है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, लिख कर ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।